मैं सचिन सर, हमारे YouTube चैनल तुरंत विद सचिन सर में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हमने एग्रीकल्चर की सीरीज स्टार्ट की है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। कल की क्लास के बाद आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज की क्लास से लगभग 40 से 50 प्रश्न आ चुके हैं। इन प्रश्नों की थोड़ी सी गहराई में जाकर के इन्हें डिटेल से देखने का प्रयास किया जाएगा। हर पेपर में एक प्रश्न तो यहाँ से 100% फिक्स ही होता है कि कौन सी क्रांतियों का संबंध कहाँ से होता है, और ज्यादातर यह प्रश्न सूची 1 और सूची 2 के अंतर्गत आते हैं, यानी मिलान वाले प्रश्न आते हैं। तो ऐसे प्रश्न आज के बाद आपसे एक भी गलत नहीं होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण क्रांतियां। यह महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, यानी 25 क्रांतियां कुल प्रमुख रूप से भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। इन 25 क्रांतियों को डायरेक्ट देखा जाएगा, उसके बाद इन 25 क्रांतियों में से जितने गहराई से प्रश्न आ सकते हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि महत्वपूर्ण क्रांतियां, यह क्रांति है, यह संबंधित विषय है। डायरेक्ट जो प्रश्न आ रहे हैं उनको पहले देखने का प्रयास करिएगा। यानी कि पहली क्रांति आपकी हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हरित क्रांति क्या है, इसका संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से इसका संबंध है। और इस हरित क्रांति को आगत क्रांति या गेहूं क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी क्रांति क्या है? नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन है और वर्तमान के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नीली क्रांति का आह्वान किया है, अर्थात भारत को मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में चाइना के बाद अभी दूसरे स्थान पे है। भारत को चाइना को पीछे करके पहले स्थान पे मत्स्य के उत्पादन में करने का लक्ष्य है। पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध सरसों या तिलहन उत्पादन से है। सरसों या तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। अगला लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस उत्पादन से है। वहीं पर गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली या प्याज। झींगा मछली या प्याज के उत्पादन का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का भी संबंध भूरी क्रांति से है। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनके भविष्य में समाप्त होने की संभावना न हो, उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम से जाना जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ओटेक एनर्जी, इन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की बात करें या ज्वारी ऊर्जा की बात करें तो इसमें गुजरात का प्रथम स्थान है, जबकि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा तमिलनाडु से यह ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के बारे में अभी डिटेल से देखा जाएगा, क्योंकि श्वेत क्रांति से लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। श्वेत क्रांति के बारे में भी डिटेल से देखा जाएगा। फिर क्या है? काली क्रांति या कृष्ण क्रांति। काली क्रांति को कृष्ण क्रांति भी कहते हैं। इसका संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से। कोयला उत्पादन भी ऑप्शन में रहेगा, परंतु आपको कोयला उत्पादन नहीं करना है, यानी पेट्रोलियम उत्पादन इससे संबंधित है। और रजत या स्लेटी क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। इसका संबंध अंडा उत्पादन से है। फिर समझिएगा खाकी क्रांति। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है तथा बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से। आप जानते हैं कि मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? केरल को। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। और केरल के कार्डमम की पहाड़ी यानी इलायची की पहाड़ी एक प्रमुख स्थान है मसालों के उत्पादन का। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। और मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को मसालों की रानी के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न आ चुके हैं। फिर क्या है? गोल क्रांति।
गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू के उत्पादन से। तथा परावनी क्रांति का संबंध किससे है? भिंडी उत्पादन से। एनएस क्रांति, इसके बारे में भी डिटेल से देखा जाएगा। एनएस क्रांति यानी नेशनल हाईवे क्रांति। नेशनल हाईवे क्रांति के बारे में भी समझ लीजिए कि नेशनल हाईवे का काम कौन सी संस्था करती है? NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही नेशनल हाईवे क्रांति के अंतर्गत भारत में कई योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सागरमाला योजना, भारतमाला योजना और उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कॉरिडोर यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4 प्रमुख योजनाओं को लॉन्च किया है। डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे भी। अगला देखिएगा ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? चाय के उत्पादन से। जबकि व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? कपास के उत्पादन से। स्वर्ण रेशा क्रांति समझिएगा, स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। और जूट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जहां सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल प्रथम में है। केसर ऊर्जा क्रांति। केसर ऊर्जा क्रांति हाल ही में सरकार के द्वारा चलाई गई और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना ताकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को बढ़ाया जा सके, इससे संबंधित है केसर ऊर्जा क्रांति। सिर्फ इतनी क्रांतियां नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियां और भी हैं जिसे समझने का प्रयास करें। कुछ और भी क्रांतियां हैं, जैसे समझिएगा सदाबहार क्रांति। इसके अलावा कौन सी क्रांति है? सदाबहार क्रांति। पिछली क्लास में मैंने सदाबहार क्रांति के बारे में आपको बताया था कि सदाबहार क्रांति को ही द्वितीय हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, या इसे ही जैविक क्रांति भी कहते हैं। और इसी को यानी सदाबहार क्रांति का नारा किसने दिया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने दिया था। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सन 2004 में राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान का गठन किया गया था। और सदाबहार क्रांति यानी जैविक कृषि के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार हैं। यह हो गया आपका सदाबहार क्रांति। अब समझिएगा अमृत क्रांति। अगली क्रांति है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदियों को जोड़ने से। नदियों को जोड़ने से संबंधित कौन सी क्रांति है? अमृत क्रांति। इसमें क्या है कि जो उत्तर भारत की नदियां हैं, समझिएगा कि उत्तर भारत की नदियों को क्या बोलते हैं? सदा वाहिनी नदी। उत्तर भारत की नदियों को सदावाहिनी नदी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उद्गम स्थल ग्लेशियर होते हैं और यह कभी सूखती नहीं है। परंतु उत्तर भारत के नदियों की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की। और वहीं पर अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत की नदियों को मौसमी नदी कहते हैं। इन नदियों को मौसमी नदी कहा जाता है और इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि यह गर्मियों के मौसम में सूख जाते हैं। जैसे गोदावरी के सूखने से महाराष्ट्र में भयंकर सूखा आता है। तो इस अमृत क्रांति के माध्यम से क्या किया जाएगा? उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ दिया जाएगा, जिससे उत्तर भारत की नदियों की बाढ़ की समस्या और दक्षिण भारत की नदियों की सूखे की समस्या समाप्त की जा सके। इसके अंतर्गत कुछ नदियों को जोड़ा भी जा चुका है। कौन कौन सी नदियां हैं जिन्हें अमृत क्रांति के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो समझिएगा कौन सी नदियां हैं? तो कृष्णा और गोदावरी। यह पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। कृष्णा और गोदावरी नदियों को अमृत क्रांति के अंतर्गत जोड़ा जा चुका है। प्रश्न आया कि यमुना की कौन सी सहायक नदियां हैं जिन्हें अमृत क्रांति के अंतर्गत जोड़ा जा चुका है? केन और बेतवा। क्या है? केन और बेतवा। इन नदियों को भी अमृत क्रांति के अंतर्गत जोड़ा जा चुका है। तथा चंबल की एक सहायक नदी है जिसका नाम है पार्वती।
चंबल की सहायक नदी है पार्वती। पार्वती नदी को नर्मदा नदी से भी जोड़ा जा चुका है। पार्वती को नर्मदा नदी से, केन को बेतवा से और कृष्णा को गोदावरी नदी से जोड़ा जा चुका है तथा गोदावरी को गंगा से जोड़ने का काम प्रगति पर है। यानी अमृत क्रांति से यह तीनों याद रखिएगा, यह बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृष्णा गोदावरी, केन बेतवा और पार्वती नर्मदा, यह है आपका अमृत क्रांति। अमृत क्रांति जिसमें प्रश्न आए हैं यह आपके आराम से हल हो जाएंगे, समझिएगा। अगली क्रांति कौन सी है? अगली क्रांति आपकी स्वर्णिम क्रांति। स्वर्णिम या इसे कहा जाता है सुनहरी क्रांति। स्वर्णिम क्रांति या सुनहरी क्रांति। स्वर्णिम या सुनहरी क्रांति क्या है? स्वर्णिम या सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागानों से। बागानों से, बागानों से यह ऑप्शन में होगा फल उत्पादन से। स्वर्णिम या सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागानों या फल उत्पादन से इसका संबंध है, यह याद रखिएगा। अगली क्रांति कौन सी है? अगली क्रांति है संपर्क क्रांति। संपर्क क्रांति। संपर्क क्रांति का संबंध किससे है? दूर दराज के क्षेत्रों को, ऐसे क्षेत्र जहां सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे क्षेत्रों को सड़क मार्गों से जोड़ देना, यानी गांव की सड़कों को शहर की मुख्य सड़कों से जोड़ देना संपर्क क्रांति के अंतर्गत ही आएगा। संपर्क क्रांति का मतलब दूर दराज के क्षेत्रों को सड़क के मुख्य मार्गों से जोड़ना है, ठीक है। अगला है सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? केसर उत्पादन से। केसर उत्पादन से। वर्तमान में केसर उत्पादन में देखा जाए तो ईरान का प्रथम स्थान है, और यह सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किस राज्य से अगर पूछा जाए तो यह जम्मू और कश्मीर से है। किस राज्य से? जम्मू कश्मीर, यानी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, इससे संबंधित सेफ्रॉन क्रांति 1 से 1.5 लाख रुपया किलो ये बिकता है। और भारत सरकार क्योंकि जम्मू कश्मीर केसर के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, इसलिए भारत सरकार इस सेफ्रॉन क्रांति के माध्यम से इसके उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। यह है आपका सेफ्रॉन क्रांति। फिर समझिएगा, अगली है तिरंगा क्रांति। तिरंगा क्रांति आपको मालूम है तिरंगा क्रांति के बारे में? तिरंगा क्रांति यानी 3 रंग जानते हैं आप। एक केसरिया है, एक केसरिया रंग है, दूसरा क्या है? दूसरा आपका श्वेत है, और तीसरा क्या है आपका? हरा। तिरंगा क्रांति हाल ही में सरकार के द्वारा घोषित की गई क्रांति तिरंगा क्रांति है। तिरंगा क्रांति में केसरिया, श्वेत और हरा, इसका संबंध किससे है? केसरिया अगर पूछेगा तिरंगा क्रांति में केसरिया का संबंध किससे है तो ऊर्जा विकास से। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है आपकी ऊर्जा विकास से। इसका संबंध ऊर्जा विकास से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। भारत में दूध का उत्पादन बढ़ाया जाए, इससे श्वेत क्रांति। और हरा रंग हरित क्रांति को दर्शाता है। हरित क्रांति को दर्शाता है, यानी यह तिरंगा क्रांति 3 क्रांतियों का समावेशन करके चलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी यानी कि आखिरी क्रांति कौन सी है? आखिरी क्रांति आपकी इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति। पिछले हमारे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह थे। राधा मोहन सिंह ने इंद्रधनुषी क्रांति का नारा दिया था, अर्थात इन्होंने कहा कि भारत में सभी क्रांतियों का समावेशन कर दिया जाए। सभी क्रांतियों का समावेशन करके पूरे भारत में सभी प्रकार के कृषिगत और गैर कृषिगत उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। इससे संबंधित है क्या?
इंद्रधनुषी क्रांति। सभी क्रांतियों का समावेशन किसके अंतर्गत आता है? इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत आता है। यह आपके इंपॉर्टेंट 25 क्रांतियां हैं जहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अंदर से थोड़ा बहुत आपने सुना। अभी समझिएगा कि श्वेत क्रांति और संपर्क क्रांति, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे आप हल करने का प्रयास करें। अभी अमृत क्रांति के बारे में मैंने बताया आपको, उसके बाद मसाला उत्पादन के बारे में भी आपने सुना, बादामी क्रांति। अब इसके अंदर से क्या प्रश्न आ सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन यहां से 100% फिक्स होते हैं। श्वेत क्रांति समझने का प्रयास करें। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का प्रारंभ सन 1970 में हुआ। सन 1970 में श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ और इस श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। इस श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से। और इसी श्वेत क्रांति को क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। यह तो डायरेक्ट प्रश्न है। श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के आणंद जिले से अमूल ब्रांड की फैक्ट्री की स्थापना हुई। और यह श्वेत क्रांति भारत में कितने चरणों में चली है? 3 चरण में चली है। यह याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि श्वेत क्रांति के भारत में कितने चरण थे? 3 चरण थे। 3 चरण थे। यह जो पहला चरण था श्वेत क्रांति का, सन 1970 से शुरू होता है और सन 1980 तक। यह याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन आता है। और द्वितीय जो चरण था सन 1981 से स्टार्ट होता है, सन 1985 तक, 81 से 85 तक। और जो तीसरा चरण इसका था वह सन 1986 से स्टार्ट होता है, सन 1996 तक। यानी कि श्वेत क्रांति के 3 चरण हुए। प्रथम चरण 70 से 80, द्वितीय चरण 81 से 85 और तृतीय चरण 86 से 96 तक चला। अगर दुग्ध के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर बात करें तो भारत का प्रथम स्थान है। भारत का दुग्ध के उत्पादन में प्रथम स्थान है और भारत में मवेशियों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। परंतु अगर गाय के दूध के उत्पादन की बात करें तो गाय के दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? अमेरिका का है। जबकि भारत में अगर राज्य आधारित बात करें तो किस राज्य में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन क्या होता है? सबसे ज्यादा। और उत्तर प्रदेश में भैंस के दूध का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भैंस के दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। जबकि अगर गाय की बात करें तो गाय के दूध के उत्पादन में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। और बकरी की बात करें तो बकरी, जिसे गरीबों की गाय कहते हैं, गरीबों की गाय किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। और बकरी के दूध के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। बकरियों की रानी किसे कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड की एक बकरी है जिसका नाम है सोनेन। क्या नाम इसका? सोनेन। सोनेन नाम की एक बकरी है, इसे बकरियों की रानी कहते हैं। यह स्विट्जरलैंड की प्रमुख रूप से बकरी है। और भारत में जमुनापारी बकरी, जमुनापारी जो सबसे ज्यादा बड़ी बकरी है, यह समझिएगा। तथा भारत में वर्तमान दुग्ध उपलब्धता कितनी है? यह बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत में दुग्ध उपलब्धता वर्तमान में कितनी है? तो 326 ग्राम प्रति व्यक्ति, यानी औसतन देखा जाए तो 326 ग्राम प्रति व्यक्ति दुग्ध का उत्पादन है। यानी इतने क्वेश्चन ये आपके हैं जो श्वेत क्रांति से पूछे जाते हैं। उम्मीद है श्वेत क्रांति से अगर इस तरह से फ्रेमिंग आप बना लें तो श्वेत क्रांति से आज के बाद कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, आपका कर लेंगे आराम से, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर किसी प्रकार का प्रश्न और होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपको और गहराई तक ले जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यह क्लास बेसिक टू यूपीएससी है, इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करें। डायरेक्ट
क्रांतियां और संबंधित विषय याद करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर जाकर के इस प्रकार से प्रश्नों को आपको हल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। यहाँ यह श्वेत क्रांति हो गया आपका। हरित क्रांति के बारे में आपको कल मैंने बताया था, यानी पिछली क्लास में आपको हरित क्रांति के बारे में बताया था। सदाबहार क्रांति यानी जैविक कृषि के बारे में भी पिछली क्लास में आपको डिटेल से बताया गया है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वह लोग अपने यूट्यूब चैनल के कृषि के फर्स्ट पार्ट को जाकर के देख सकते हैं, वहां से समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट यानी बेसिक एग्रीकल्चर क्या है। आप समझिएगा। संपर्क क्रांति, संपर्क क्रांति संपर्क क्रांति। अच्छा, संपर्क क्रांति के बारे में आपने देख लिया था कि संपर्क क्रांति क्या है, दूर दराज के क्षेत्रों को शहर के मुख्य मार्गों से जोड़ने से। आपको देखना है एनएच क्रांति, एनएच क्रांति यानी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से। तो आपको पता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास संबंधित कौन सी संस्था है, NHAI, यानी पूरा नाम क्या है समझने का प्रयास करिएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था सन 1988 में। सन 1988 में इसका गठन हुआ था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। और सन 1998 में एक प्रोग्राम चलाया गया था, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। समझिएगा, इस सन 1998 में भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास संबंधित एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिसका नाम था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको पता है कि अटल जी के शासनकाल जब था, अटल जी के शासनकाल में राष्ट्रीय राजमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ था, और यह इसी प्रोग्राम के अंतर्गत हुआ था। और वर्तमान में इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। कौन कौन सी योजना है समझने का प्रयास करिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, पहली योजना क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज में भारत के चारों महानगरों, भारत के कितने महानगर? 4 महानगर, यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ देने की जो योजना है उसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। भारत के चारों महानगरों को सड़क मार्गों यानी नेशनल हाईवे से जोड़ने की योजना क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। फिर दूसरा योजना क्या है? दूसरी योजना आपकी है सागरमाला योजना। सागरमाला योजना, ये सागरमाला योजना क्या है? भारत के बंदरगाहों को, जो भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह हैं और जो पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, जैसे पश्चिमी तट के बंदरगाह मुंबई बंदरगाह हुआ, न्यावा सेवा बंदरगाह हुआ, मार्मागोआ बंदरगाह हुआ, कोचीन बंदरगाह हुआ, न्यू मंगलोर बंदरगाह हुआ, कांडला बंदरगाह हुआ। वहीं पर अगर भारत के पश्चिमी तट की बात करें तो जैसे विशाखापत्तनम बंदरगाह हुआ, पारादीप बंदरगाह हुआ, तूतीकोरिन बंदरगाह हुआ, चेन्नई बंदरगाह हुआ, इंदौर बंदरगाह हुआ, फिर आपका कोलकाता बंदरगाह हुआ, हल्दिया बंदरगाह हुआ। तो क्या है कि यह भारत है, तो भारत के पूर्वी तट के बंदरगाहों को, पश्चिमी तट के बंदरगाहों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने की जो योजना है वह सागरमाला परियोजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी समझिए कि एक भारतमाला है, भारतमाला योजना। अभी करंट का यानी वर्तमान सरकार, वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने भारतमाला योजना का प्रारंभ किया है। भारतमाला क्या है? भारतमाला भारत के पड़ोसी देशों, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश कितने? कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। तो जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं उनके आसपास की सीमाओं को बेहतर बनाने से, यानी कि भारत के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर सड़क मार्गों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत करना, यही सड़क मार्गों का विकास हो रहा था, जिससे चाइना थोड़ा सा भयभीत हुआ और चाइना ने क्या किया? विवाद खड़ा कर दिया।
चाइना के विवाद का कारण यह भारतमाला परियोजना भी है। परंतु भारतमाला परियोजना से हम क्या करेंगे, यानी अपनी सेना, जब राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास भारत के पड़ोसी देशों की सीमाओं तक हो जाएगा तो अपनी सेना एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्रता से यानी शीघ्रता से पहुंच जाएगी। यह बड़ा लाभ है, यानी सामरिक दृष्टिकोण से यह भारतमाला परियोजना बहुत ही बेहतरीन परियोजना है, याद रहेगा। और चौथी जो योजना है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, कौन सी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। कौन सी योजना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, यह इसके अंतर्गत आता है। मतलब क्या, मतलब कि असम के सिलचर से लेकर के गुजरात के भुज तक, द्वारका तक, गुजरात को यानी कि असम से लेकर गुजरात तक राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास पूर्व पश्चिम, और उत्तर दक्षिण का मतलब है कि जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, जम्मू से लेकर के इधर कन्याकुमारी तक, इस इधर असम के सिलचर से लेकर के गुजरात तक, पोरबंदर तक, भुज तक हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ देंगे। इससे भारत का एक सिरा दूसरे सिरे से राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ जाएगा। ये समझ में आया। नेशनल हाईवे यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 और 1998 में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का गठन हुआ। इसमें 4 अलग अलग योजनाएं चलाई गई। यह चारों योजनाएं आपको आराम से याद हो गई होंगी। आपको पता है कि ग्रैंड टैंक रोड, जिसे जीटी रोड कहते हैं, ग्रैंड टैंक रोड की मरम्मत किसने कराई थी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड टैंक रोड यानी कि जीटी रोड की मरम्मत कराई थी। और जीटी रोड नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2 को कहते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 2 को जीटी रोड कहा जाता है, जिसका विस्तार कहां से है, कोलकाता से दिल्ली और दिल्ली से अमृतसर। यह भी आपको याद होगा। यानी हमने आज की क्लास से ढेर सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। यह आपकी रही इंपॉर्टेंट क्लास क्रांतियों से। यह भारत की प्रमुख क्रांतियां रही। प्रयास करिएगा कि इन क्रांतियों से जो प्रश्न अब तक आ चुके हैं, यह प्रश्न आपसे गलत न हो, यानी बेहतर नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा। यह क्लासेस लगातार आपको मिलती रहेंगी। पहले एग्रीकल्चर की क्लास कंप्लीट कराएंगे और इसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है। अगर किसी प्रकार का सुझाव होगा या कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि आप आने वाले जो वीडियो पढ़ेंगे उनका समय से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।